हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका मेंस होगा यूपी पीसीएस का, उसके लिए हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हैं तब भी आप इसको फॉलो कर वैसे नोट्स बना सकते हैं, या फिर उसके बाद में 2024 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको अपने नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। एंड ये जो नोट्स हैं, ये मैंने अपने नोट्स दिखाए हैं आपको, तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग इसमें ख़राब होगी, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मोटो आपका ये होना चाहिए कि आपको समझ में आए कैसे नोट्स बनाने, तो वो मैंने उसका प्रयास किया है यहाँ पर। साथ में ये इंग्लिश में नोट्स हैं, आपको बस देखना है कि कैसे बनाने हैं, और उसी तरीके से आप हिंदी में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ अलग से मत पूछिएगा कि हिंदी के नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने का तरीका वही होगा, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो। तो आइए देख लेते हैं। आप देखिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे नोट्स से मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप चाहें तो 2 स्टेजेस फॉलो कर सकते हैं। पहले नोट्स जैसे मैं बना रही हूँ वैसा बना सकते हैं, और दूसरा फिर मैं आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए जो बताऊँगी वो आप वैसे बना सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप एक बार बीच में जो भी आपके नोट्स पहली स्टेज में आपने बनाए हैं उनको आप पूरा लिख कर देख लीजिए, पूरा लिख कर देख सकते हैं। उसके बाद अंत में 15-20 दिन पहले आपको दूसरी तरह के शॉर्ट एंड नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये वाली अगर आप स्टेज फॉलो करेंगे, अगर आपके पास टाइम है, तो आपका थोड़ा पक्का हो जाएगा रिविजन, राइट। तो आप देख लेते हैं पहली स्टेज में हमको बनाने कैसे होते हैं नोट्स। आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है ये हमारा GS 2 का सिलेबस है, राइट। GS 2 का पार्ट है। अब इसको थोड़ा मत देखिए। अब हमें पता है प्रोविजंस इसके क्या है वो हमें लिखना है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो लिखना है, इसके चैलेंजेस क्या है वो लिखना है, और इसके वे फॉरवर्ड क्या है वो लिखना है। तो कुल मिलाकर अगर आप कोई भी एक टॉपिक उठा रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो बन सकता है उसको आप पॉइंट वाइज कर लिख लीजिए। एग्जाम में आपको जैसे भी लिखना है आप कर सकते हैं, पॉइंट और पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन साफ होनी चाहिए। पैराग्राफ में भी अगर आप कुछ आंसर्स दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका साफ साफ हैंड राइटिंग में समझ में आए, ऐसा ना लगे कि आपका सिर्फ पूरा एक ही ऐसे ऐसे कुचड़ पुचड़ हो गया, ऐसा नहीं करना है। पैराग्राफ है तो यहाँ अगर एंड हो रहा है तो फिर थोड़ा सा दूरी बनाकर यहाँ से ऐसे लिखिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जब अच्छा दिखेगा तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, और क्वालिटी तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा एक टॉपिक है, तो उससे संबंधित सारे प्रोविजंस मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब इनमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक सेंटेंस में लिख लें पूरा, या फिर आप सब हेडिंग्स डालें और उनमें पॉइंट्स लिख लें। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचें कि नहीं आप डायरेक्टली बुक से पढ़कर और नोट्स एकदम शॉर्ट एंड बनाएंगे, वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में लिखते हैं ना तो आपको याद नहीं आएगा कि आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ें कैसे, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी नहीं होगी। और जब हम ऐसे लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि हम स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में चीज़ों को पढ़ चुके हैं और हमने आंसर्स लिखे हैं, राइट। फिलहाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नोट्स इस तरीके से बने हों कि उसमें सेंटेंसेस आएँ। पहले जब हम नोट्स बनाएंगे फर्स्ट स्टेज के, उसमें सेंटेंसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि अगर हम पहले ही शॉर्ट एंड नोट्स बना लें और उसमें सेंटेंसेस ना लिखें तो एग्ज़ाम में जाकर याद नहीं आता है कि हम अरे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कैसे, कौन सा वर्ड लेकर आएँ, कैसे जोड़ें, और वहाँ पर आपके पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, राइट। तो इसीलिए पहले नोट्स सब हेडिंग्स में, या तो फिर जैसे भी आप बनाना चाहें पॉइंट्स में वैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोसीजर फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक प्रोविजन है, इसके अंतर्गत मान लीजिए, तो इसमें मैंने लिख दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अमेंड करते हैं ऑर्डर डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए केवल किससे कंसल्ट करने के बाद, ECI से, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब मेरा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स हो गया, ये हमारी सब हेडिंग है, और इसके अंतर्गत हम क्या बताएंगे कि हर जो स्टेट है ये इसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोकसभा में अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से सब हेडिंग्स से आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहती है, राइट। तो ये हमारे ऐसे नोट्स बन जाएंगे। वैसे ही मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर सब हेडिंग्स नहीं है वहाँ पर सेंटेंसेस लिख रखे हैं और वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। जैसे इसमें बात किसकी हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की, राइट। इस वाले में किसकी बात हो रही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। इस तरीके से
मेरे सारे प्रोविजंस यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद प्रोविजंस होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इससे संबंधित देखिए, जैसे एक पॉइंट और देख लीजिए, नोटा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मैं चाहती तो सिर्फ नोटा ऑप्शन लिख देती, लेकिन इंट्रोड्यूस इन जनरल इलेक्शन, तो थोड़ा पूरा सेंटेंसेस लिखिए। पूरे सेंटेंसेस आपको अभी शायद ना समझ में आए, लेकिन काफ़ी काम आते हैं, राइट। ऐसे तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंसेस एक्ट के सारे लिख लिए। अब जब आप नोट्स ये बना रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। जैसे इसमें डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी, इसमें बात हो रही है इक्वालिटी की, फिर फेडरलिज्म की, फिर पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने की। तो अगर आपके ये कीवर्ड्स रहेंगे तो आपको थोड़ा याद करना आसान रहेगा, राइट। सिग्निफिकेंस से संबंधित आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद इस एक्ट के संबंध में चैलेंजेस क्या हैं, उनसे संबंधित आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, राइट। और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट मत देखिएगा, यहाँ पर आप ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर वे फॉरवर्ड हमने दे दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद एक बार आपका ये टॉपिक के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको बस क्या करना है, इसी को रिवाइज करना है। और जैसे अगर इससे संबंधित मान लीजिए कोई डेटा आता है, या कोई टॉपिक आपका दूसरा है, पावर्टी का टॉपिक है मान लीजिए, तो उसमें तो कोई नई रिपोर्ट या कोई नया डेटा आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो आपकी जैसे पावर्टी से संबंधित आपने पावर्टी की डेफिनेशन लिख ली पहले, उसके बाद पावर्टी के कॉजेज़ क्या हैं वो लिख लिए, फिर उससे संबंधित आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं वो लिख लिए, फिर उसमें सजेशंस लिख लीजिए। फिर आप देखिए पावर्टी से संबंधित क्या गवर्नमेंट ने कोई योजनाएं लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी योजनाएं लिख लीजिए। पावर्टी एस्टिमेशन से संबंधित सारे पॉइंट लिख लीजिए, कमिटीज़ के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर पावर्टी के जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, सारे पॉइंट्स से क्या आपके पास नोट्स होने चाहिए। आपने सारी चीज़ें लिख ली, राइट। ये हमारे पावर्टी से संबंधित नोट्स बन गए। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसी में आप ऐड करते रहिए कि मान लीजिए कोई रीसेंट रिपोर्ट आई है या कोई रीसेंट इंडेक्स आया है, तो वहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आपकी यही वाली जो नोट्स हैं वो अपडेटेड होते रहें, राइट। इतना समझ में आ गया होगा कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। अब मैंने बताया था कि दूसरी स्टेज से पहले पहली और दूसरी स्टेज के बीच में ये स्टेज है जिसमें आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है, तो जो भी आपके नोट्स हैं उनको एक बार पूरा लिख कर देख लीजिए, राइट। तो उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी और पक्का हो जाएगा। फिर आते हैं हम दूसरी स्टेज में। ये स्टेज के जो नोट्स हैं ये कब बनाने होंगे, जब आपका एग्ज़ाम से 15-20 दिन 25 दिन पहले आप बना सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आपको रिविज़न करना हो तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। अब इन वाले नोट्स में आपको डेफिनेशन और कंक्लूजन ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे जब आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा और एग्ज़ाम पास आएगा, तब इतना ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप इतना अगर शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे तो वो यूज़लेस हो जाएगा, उसका वो शॉर्ट रह ही नहीं जाएंगे। इसीलिए इस वाली स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा और, रुकिए एक बार साफ़ कर देती हूँ, आप क्या करेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट डेटा और रिपोर्ट्स, और इन केस आपको कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं कि मान लीजिए कि हमें हंगर से संबंधित टॉपिक आ जाता है, तो हमें इसमें कोई कीवर्ड है जो हमें लिखना ही है, ठीक है। जैसे इसमें हम लिखेंगे हिडन हंगर का पॉइंट ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, हिडन हंगर ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होंगे। और यहाँ पर और आप क्या लिखेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, रीसेंट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो लास्ट नोट्स होंगे उसमें कर लीजिए, राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नोट्स। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिएगा कि ये वाले नोट्स में आपके कंक्लूजन भी आप रेडी कर कर रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं लिखा था, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप चाहें तो आपकी पहली स्टेज के जो नोट्स होंगे उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जो आपके जनरली आंसर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो ये सब थोड़ा रटना पड़ेगा ताकि आपका रेडी रहे। अब जो सेकेंड स्टेज है उसमें हम चलते हैं। देखिए GS2 का ही डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन टॉपिक्स हमारे थोड़े डिफरेंट हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको डिस्कस करने से पहले आपके सारे टॉपिक्स के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे आप GS1 पढ़ रहे हैं, अब GS1 में आप कहें कि आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसे ही शॉर्टन करके, लेकिन उसमें आपके पास डेटा नहीं होगा, उसमें आपको कुछ डेटा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब ये नॉर्मल सी बातें हैं कि ये सारे नोट्स बनाने का तरीका नहीं है।
नोट्स आपको अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाने हैं। जैसे आपके सामने आ जाता है हिस्ट्री आ जाती है, तो हिस्ट्री के नोट्स तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे। हिस्ट्री में आपके सामने आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अब इसके नोट्स आपने क्विट इंडिया मूवमेंट के पूरे इलेबोरेटेड नोट्स बना लिए स्टेज 1 में। अब स्टेज 2 में आपके पास डेटा तो है नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं स्टेज 2 के लिए, अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स मान लीजिए बनाने हैं, वरना आप चाहें तो हिस्ट्री वगैरह के नोट्स मत बनाइए, क्योंकि उसमें हमें इतना प्रीलिम्स में पढ़ा होता है और इसी को हम रिवाइज करते रहेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इन केस आप स्टेज 2 वाले नोट्स भी बनाना चाहें तो आपको क्या करना होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के केवल कीवर्ड्स अब इसमें क्या कीवर्ड्स होंगे, इसमें कीवर्ड्स होंगे कि इसकी कौन सी जो डेट हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है, कौन सी डेट को ये शुरू हुआ, ठीक है, इसका नारा क्या था, ठीक है, डू एंड डाई, ये तो मतलब मान लीजिए थोड़ा बचकाना है, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट एंड नोट्स बनाने हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि इसमें पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ फॉर्म हुई थी, ठीक है, इस तरीके से केवल पॉइंट्स, ताकि आपके टिप्स में हो क्विट इंडिया मूवमेंट आए तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, राइट। ऐसे नोट्स स्टेज 2 में बनाने होंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और अब हम जो डेटा वाले पॉइंट्स आते हैं, जैसे GS2 GS3 में ये सब आपके बहुत काम आएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जुडिशरी का टॉपिक है। अब जुडिशरी की मेरे पास इलेबोरेटेड नोट्स हैं कि इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, इसके लिए हम क्या सजेशंस दे सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, इसके मैंने इलेबोरेटेड नोट्स बना लिए हैं, वे फॉरवर्ड है, एक कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसका डेटा, इसका सिर्फ सेकेंड स्टेज के जो हमारे नोट्स हैं उसमें सिर्फ मैंने डेटा लिखा हुआ है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले ऐसा ना हो कि सारा डेटा एक साथ मिक्स हो जाए और मुझे एग्ज़ाम में कुछ भी स्ट्राइक ना करे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट तो आप लिख लेंगे, आपने इतना पढ़ा होगा, विश्वास रखिएगा, लिख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऐसी चीज़ों में, राइट। तो मैंने लिख लिया है कि जुडिशरी के से संबंधित अगर कुछ आएगा क्वेश्चन तो वो मुझे देखकर मुझे ये देखना होगा कि ये इनमें से कौन सा डेटा मेरे उस क्वेश्चन के हिसाब से काम आ सकता है। जैसे 3.9 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में। NCRB डेटा के हिसाब से 76% जो प्रिजन इनमेट्स हैं, प्रिजन में लोग रहते हैं, वो अंडर ट्रायल्स हैं। 12% जजेस जो हैं वो महिलाएं हैं हायर जुडिशरी में, और 15% कोर्ट्स में अगर हम देखें तो बहुत ही ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ तक कि वहाँ पर टॉयलेट्स भी नहीं है। तो ये डेटा जुडिशरी का हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर लेंगे। वहाँ पर अगर कुछ आएगा तो हमारा डेटा भी अच्छे से रिवाइज रहेगा, हम सही सही वहाँ पर लिख पाएंगे। वैसे ही पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया था। तो इसमें क्या पॉइंट्स हैं कि केवल 27% ही बिल्स को 16वीं लोकसभा में रेफर किया गया था पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। और दूसरा पॉइंट क्या है कि NCRWC नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या कहा गया था कि लोकसभा में एटलीस्ट 120 सिटिंग्स होनी चाहिए और राज्यसभा में एटलीस्ट 100 सिटिंग्स होनी चाहिए प्रति वर्ष। तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ गया, राइट। थोड़ा सा जैसे और समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने नोट्स ऐसे शेयर करूँगी तो थोड़े साफ साफ बनाती। इंडियन डायस्पोरा की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इससे संबंधित डेटा कि 3.2 करोड़ NRIs और PIOs हैं। 13% जो ग्लोबल रेमिटेंस है उसमें 3.2% ऑफ इंडियन GDP का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। और UN गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स संबंधित है, उसमें आपने इंडिया की रैंक लिख ली। उसके बाद गवर्नमेंट की अगर कोई ऐसी योजना मैंने आपको बताई वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा के लिए गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन शुरू किया, ऑपरेशन गंगा शुरू किया, वेब ऑफ समिट शुरू करी, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने कि अगर मेरे क्वेश्चन की डिमांड होगी तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास हैंडी हैं और मैं उनको कहीं ना कहीं डाल दूंगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कैसे आपको बनाने हैं ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से चीज़ों को अपनी रिकॉल कर सकें। वैसे ही इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको कोई अगर डायग्राम बनाना है तो उसको भी बनाकर रख लीजिएगा। एग्जाम में तुरंत बनाने का टाइम नहीं होगा। नॉर्मल तो ऐसे वाले डायग्राम्स तो आप वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई ग्राफ बनाना है तो आपको याद रखना होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर इस तरह का डायग्राम मेरा यूज़ हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिमिट 70 लाख हो गई है MPs की, MLAs की 28 लाख। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आएगी तो 109% इंक्रीज देखा गया है 2009 से 2019 के बीच में सीरियस क्रिमिनल केसेस के संदर्भ में,
ठीक है, तो ये हमारा इससे संबंधित डेटा हो गया, समझ रहे हैं। तो ये मैंने इस तरीके से बना रखा है, अगर आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अर्बन गवर्नेंस का बना रखा है, जैसे कि अर्बन पॉपुलेशन जो है ये 50% हो जाएगी 2050 तक। अब ये अर्बन पॉपुलेशन का डेटा मेरा कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरत नहीं है अर्बन गवर्नेंस से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाए। कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा, तो उसमें भी अगर आप कुछ अर्बनाइजेशन से संबंधित पॉइंट लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये डेटा जो है वो कहीं पर भी काम आ सकता है। फिर जैसे म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित एक पॉइंट हो गया। फिर एनजीओ के संबंध में आपके सारा डेटा, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, या कोई भी और चीज़ इससे संबंधित आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका डेटा जो है वो आपने यहाँ पर लिख दिया कि एक आईबी रिपोर्ट आई थी इससे संबंधित और एक सीबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बात कही गई थी। फिर करप्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 86 रही है 2021 में, वो लिखना होगा। ये आप एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी करप्शन से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद देखिए जैसे कि हंगर से पूछा गया तो हंगर में हमारा हंगर इंडेक्स का रैंक आ गया। और उसके बाद 42% इंडिया में लोग बच्चे जो हैं वो अंडर वेट हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे HDI कुछ रैंक्स वगैरह जो भी होंगी वो यहाँ पर ऐसे कर पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, इनमें GDP का कितना % कंट्रीब्यूट किया जाता है इन सेक्टर्स में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हेल्थ और एजुकेशन वाले जो GDP में कंट्रीब्यूशन है ये भी आपका किसी भी क्वेश्चन में आप के आंसर में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर ये कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं डिजिटल लिटरेसी से संबंधित, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। और डिजिटल लिटरेसी है कितने %, ये वाला पॉइंट भी आपका, डिजिटल लिटरेसी का पॉइंट भी कई जगहों पर यूज़ हो सकता है। तो ये सारे डेटा आप ऐसे कर लिख सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले आपको रिविजन में सहूलियत होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इसी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नोट्स बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे शॉर्टन कर सकते हैं और पहले आपको कैसे नोट्स बनाने होंगे। तो रिविज़न बहुत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो ये सब बनाना कोई भी फ़ायदा नहीं कर पाएगा आपके, क्योंकि एंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए बार बार रिविज़न कीजिए ताकि वहाँ पर जब आप आंसर लिखें तो आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी रुक कर सोचने लगेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।